गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल इन टॉप 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑफ ज्योग्राफी। तो इस सीरीज में हम अभी तक कुल 3 पार्ट कर चुके हैं। यह आज के सीरीज का ये चौथा पार्ट है। तो आइए इसमें जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी की चर्चा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब इसका परसेंटेज कितना होता है? इसका परसेंटेज 79% होता है। किसका? नाइट्रोजन का। ठीक है। और ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो 20 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है। तो सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में वो है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? बताना है कि जो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं उनमें से किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर या आयनोस्फियर। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोपोपॉज किसे दर्शाता है? बताना है कि ट्रोपोपॉज किसे दर्शाता है। ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर की सीमा, स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर की सीमा, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर की सीमा, आयनोस्फियर की निचली सीमा। तो ट्रोपोपॉज जो है वो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की सीमा को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग कितनी होती है? बताना है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 16 से 18 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी 16 से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है भूमध्य रेखा पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण है? रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर। तो ऑप्शन नंबर बी आयनोस्फियर जो है ये रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण है। ये आयनोस्फियर कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा या इसको हिंदी में आयन मंडल बोलते हैं। ठीक है। आयन मंडल जो है ये रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मौसम संबंधी घटनाएं मुख्यतः किस परत में होती हैं? ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर या एक्सोस्फियर। तो इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रोपोस्फियर में मौसम संबंधी घटनाएं मुख्यतः होती हैं। ठीक है। ट्रोपोस्फियर में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस, इसमें से ये बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है CO2, CH4, N2O या N2। तो ऑप्शन नंबर डी N2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वाष्प दाब किस गैस के कारण बनता है? वाष्प दाब किस गैस के कारण बनता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, जलवाष्प, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प के कारण वाष्प दाब बनता है। अगला प्रश्न है कि किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है? किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है? ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर या ट्रोपोस्फियर एंड मीजोस्फियर दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फियर जो परत है इसमें तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की कुल द्रव्यमान की तुलना में बताना है कि पृथ्वी की कुल द्रव्यमान की तुलना में वायुमंडल का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन है नगण्य या 1/10 या 1/100 या 1/10 लाख। तो ऑप्शन नंबर ए नगण्य होता है। ऑप्शन नंबर ए नगण्य होता है। पृथ्वी की कुल द्रव्यमान की तुलना में वायुमंडल का द्रव्यमान लगभग
नगण्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोलेशन का अर्थ क्या है। बताना है कि आइसोलेशन का अर्थ क्या है। ऑप्शन है पृथ्वी की सतह से विकिरण, सूर्य से प्राप्त कुल ऊष्मा, पृथ्वी के तापीय संतुलन, पृथ्वी के आंतरिक ताप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सूर्य से प्राप्त कुल ऊष्मा को ही आइसोलेशन कहा, इंसोलेशन है, ठीक है, इंसोलेशन है। सूर्य से प्राप्त कुल ऊष्मा को ही इंसोलेशन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर अधिकतम इंसोलेशन कहाँ प्राप्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी पर अधिकतम इंसोलेशन कहाँ प्राप्त होता है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, कर्क एवं मकर रेखा के निकट, ध्रुव पर, मध्य अक्षांश पर। तो ऑप्शन नंबर बी कर्क एवं मकर रेखा के निकट में सबसे अधिकतम इंसोलेशन प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अल्बिडो किसका मापक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 4 स्टार का प्रश्न है कि अल्बिडो किसका मापक है। ऑप्शन है अवशोषण का, परावर्तन का, तापमान का या विकिरण का। तो ऑप्शन नंबर बी अल्बिडो जो है वो परावर्तन का मापक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का औसत अल्बिडो कितना होता है। पृथ्वी का औसत अल्बिडो कितना होता है। ऑप्शन है 10%, 20%, 30% या फिर 50%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि पृथ्वी का औसत अल्बिडो 30% होता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। अब ये बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। ऑप्शन है दीर्घ तरंग विकिरण के फंसने से, अल्बिडो बढ़ने से, समुद्री धाराओं में परिवर्तन से या चुंबकीय तूफान से। तो ऑप्शन नंबर ए दीर्घ तरंग विकिरण के फंसने से, दीर्घ तरंग विकिरण के फंसने से ये होता है क्या, ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का हीट बजट संतुलित रहता है, ऐसा क्यों है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 3 स्टार का प्रश्न है। इसको 4 स्टार का नहीं कह सकते, लेकिन 3 स्टार का प्रश्न जरूर है कि पृथ्वी का हीट बजट संतुलित रहता है क्यों। ऑप्शन है कि आने वाला और जाने वाला विकिरण समान होता है। दूसरा है कि पृथ्वी गर्मी संग्रह नहीं करती। अगला है कि बादल हमेशा स्थिर रहते हैं। अगला है कि महासागर गर्मी नहीं रखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि आने वाला और जाने वाला विकिरण समान होता है, इसीलिए पृथ्वी का हीट बजट संतुलित रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सौर स्थिरांक का मान कितना होता है। सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है। ऑप्शन है 1.36, 13.6 या 136 या 1361। तो ऑप्शन नंबर डी 1361 डब्ल्यू प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरंगदैर्ध्य पर पृथ्वी दीर्घ तरंग विकिरण उत्सर्जित करती है। ऑप्शन नंबर सी है इसका ऑप्शन नंबर ए है 0.1 टू 0.5 माइक्रोन मीटर, 0.5 टू 2 माइक्रोन मीटर या 4 टू 100 माइक्रोन मीटर या 100 टू 200 माइक्रोन मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 4 टू 100 माइक्रोन मीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक तापमान का उच्चतम समय आमतौर पर कितना होता है, कब होता है। ऑप्शन है दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे, 2 से 3 बजे या शाम 5 बजे या फिर सूर्यास्त के समय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि दोपहर 2 से 3 बजे दैनिक तापमान का उच्चतम समय आमतौर पर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किसका है। सर्वाधिक योगदान किसका है। ऑप्शन है CO2 का है, N2 का है, O2 का है या O3 का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान CO2 गैस का है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तापमान को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक कौन सा है। ये बताना है कि तापमान को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक कौन सा है। ऑप्शन है वर्षा, अक्षांश, वायुदाब, मृदा का प्रकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि अक्षांश जो है ये तापमान को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक है। अगला प्रश्न है कि तटीय क्षेत्र में तापमान की क्या विशेषता होती है, ये बताना है।
ऑप्शन है उच्च दैनिक भिन्नता, कम वार्षिक भिन्नता, अत्यधिक तापमान, कोई भिन्नता नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी कम वार्षिक भिन्नता। तटीय क्षेत्र में जो तापमान की क्या विशेषता होती है, तो कम वार्षिक भिन्नता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र स्तर पर तापमान में कमी की दर या नॉर्मल रैप्स रेट कितना है। ऑप्शन है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर सी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर जो है ये समुद्र स्तर पर तापमान की कमी की दर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हीट आइलैंड प्रभाव मुख्य रूप से किससे संबंधित है। हीट आइलैंड प्रभाव ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 स्टार का प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन है कृषि क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, रेगिस्तान से या पर्वतीय क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर बी हीट आइलैंड प्रभाव मुख्य रूप से संबंधित है शहरी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समुद्री धाराओं का तापमान पर क्या प्रभाव है। समुद्री धाराओं का तापमान पर प्रभाव क्या है। ऑप्शन है सदा ठंडा रख करती हैं, सदा गर्म करती हैं, दोनों प्रकार के प्रभाव, यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों प्रकार के प्रभाव हैं, यानी कि सदा ठंडा करती हैं या सदा गर्म भी करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है तापमान व्युत्क्रमण बताना है कि तापमान व्युत्क्रमण जो होता है वो अधिकतर कब होता है। ऑप्शन है गर्मियों की दोपहर में, साफ और शांति रात्रि में, मानसून में, वर्षा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर बी साफ एवं शांति रात्रि में तापमान व्युत्क्रमण अधिकतम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पृथ्वी का न्यूनतम तापमान कब होता है, अब ये बताना है। ऑप्शन है सूर्योदय से ठीक पहले, सूर्यास्त पर, रात्रि 10 बजे या दोपहर में। तो ऑप्शन नंबर ए सूर्योदय से ठीक पहले पृथ्वी का न्यूनतम तापमान पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ठंडा स्थान कहाँ होता है। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, साइबेरिया में, वास्टाक स्टेशन में जो अंटार्कटिका में है, या फिर मंगोलिया में। तो ऑप्शन नंबर सी वास्टाक स्टेशन जो कि अंटार्कटिका में है, वो विश्व में सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है समान ताप रेखाओं को क्या कहा जाता है, ये बताना है कि समान ताप रेखाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ईसोबार, ईसोथर्म, ईसोगोन या ईसोहेट। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईसोथर्म कहा जाता है समान ताप रेखाओं को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर तापमान अपेक्षाकृत समान क्यों रहता है, ये बताना है। ऑप्शन है उच्च अक्षांश के कारण, घने वन के कारण, सूर्य का कोण लगभग समान होने के कारण या भारी वर्षा के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी सूर्य का कोण लगभग समान होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन की दिशा सर्वाधिक निर्धारित होती है। ऑप्शन है तापमान से, वायुदाब से, आर्द्रता से या वर्षा से। तो ऑप्शन नंबर बी वायुदाब से पवन की दिशा निर्धारित होती है। अब अगला प्रश्न है कि कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है, ये बताना है। ऑप्शन है पृथ्वी की परिक्रमा से, पृथ्वी के घूर्णन से, चुंबकीय क्षेत्र से या सौर विकिरण से। तो ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के घूर्णन से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन किस दिशा में मुड़ती है। ऑप्शन है बाएं, दाएं, दक्षिण, पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तरी गोलार्ध में पवन किस दिशा में मुड़ती है, दाएं मुड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडली सेल किस अक्षांश सीमा में पाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 स्टार का प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन है 0 से 30 डिग्री में, 30 से 60 डिग्री में, 60 टू 90 डिग्री में या 45 टू 75 डिग्री में। तो हेडली सेल जो है वो 0 से 30 डिग्री के अक्षांश के मध्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक पवनें कौन सी दिशा में चलती हैं, ये बताना है। व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स कौन सी दिशा में चलती हैं। ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, दोनों ए और बी, और पश्चिम से पूर्व दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी, यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की दिशा में और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की दिशा में व्यापारिक पवनें चलती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात में वायु का प्रवाह
कैसा होता है, ये बताना है। ऑप्शन है उच्च दाब से निम्न दाब, निम्न दाब से उच्च दाब, केंद्र से बाहर या केंद्र की ओर और ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, केंद्र की ओर और ऊपर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मानसूनी हवाएं किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है अस्थायी पवन, स्थानीय पवन, मौसमी पवन या भूमध्य सागरीय पवन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि मौसमी पवन जो है ये होती हैं मानसूनी हवाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डोल ड्रम कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 स्टार का प्रश्न है ये कि डोल ड्रम क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश पर, 30 डिग्री अक्षांश पर, 60 डिग्री अक्षांश पर या 45 डिग्री अक्षांश पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 0 डिग्री अक्षांश पर डोल ड्रम क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम किस परत में बहती है? ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर या एक्सोस्फियर। ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फियर में बहती है कौन सी? जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्टर्ली पवनें कौन से अक्षांश में पाई जाती हैं, ये बताना है। ऑप्शन है 0 से 30, 30 से 60, 60 to 90 या केवल 45। तो ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्ली पवनें 30 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य में होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून का मुख्य कारण क्या है, ये बताना है। मुख्य कारण ऑप्शन है कोरियोलिस बल, स्थल जल तापांतर, जेट स्ट्रीम या संवहन। तो ऑप्शन नंबर बी स्थल जल तापांतर। भारतीय मानसून का मुख्य कारण है स्थल जल तापांतर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून की पारंपरिक सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? मानसून का पारंपरिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है फेरल के द्वारा, हैली के द्वारा, कोपन के द्वारा या थॉमस फ्राइट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हैली के द्वारा मानसून का पारंपरिक सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब प्रवेश करता है, ये बताना है। ऑप्शन है 15 मई, 1 जून, 15 जून या 30 जून। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 1 जून को प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं हैं, वो कौन कौन सी शाखाएं हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कोंकण एवं बंगाल, अगला है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अगला है हिमालय और डेक्कन, पंजाब और तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर बी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है, ये बताना है। ऑप्शन है चेन्नई, चेरापूंजी मौसिनराम, दिल्ली या नागपुर। तो ऑप्शन नंबर बी चेरापूंजी या मौसिनराम में भारत में अधिकतम वर्षा होती है। यह स्थान कहाँ पर स्थित है? स्थित है मेघालय में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्व मानसून मुख्यतः वर्षा लाता है, अब ये बताना है कि वर्षा कहाँ लाता है। ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या फिर पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व मानसून जो है से वर्षा तमिलनाडु राज्य में मुख्यतः होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 स्टार का प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न है एल निनो को की स्थिति में भारत में आमतौर पर क्या होता है? अधिक वर्षा होती है या कम वर्षा होती है या अत्यधिक ठंड पड़ती है या मानसून जल्दी आता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि एल निनो की स्थिति में भारत में आमतौर पर कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून का ट्रिगर माना जाने वाला कारक कौन सा है, ये बताना है। ऑप्शन है सोमाली जेट, हैडली सेल, फेरल सेल या ध्रुवीय जेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि भारतीय मानसून का ट्रिगर माना जाने वाला कारक है सोमाली जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून की वापसी कब शुरू होती है, ये बताना है। ऑप्शन है अगस्त में, सितंबर अंत अक्टूबर में, दिसंबर ए में या मार्च में। तो ऑप्शन नंबर बी सितंबर अंत अक्टूबर में मानसून की वापसी शुरू होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में मानसून ठहराव का कारण क्या है, ये बताना है। ऑप्शन है एल निनो, हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ, मानसून ट्रफ का उत्तर की ओर खिसकना या अरब सागर का ठंडा होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि मानसून ट्रफ का उत्तर की ओर खिसकना ही उत्तर भारत में मानसून ठहराव का कारण माना जाता है।
तो ये रहे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।